सोचो, मुंबई से पुणे की जो 3 घंटे लंबी यात्रा होती है वो अगर सिर्फ 50 मिनटों में पूरी हो जाए, या बैंगलोर से हैदराबाद की 11 घंटों की यात्रा 2 घंटों की हो जाए, तो दोस्तों ये अब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने रेलवेज के लिए 2.7 लाख करोड़ एलोकेट किया है, पिछले साल से 10% ज्यादा। इसके तहत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जिससे इंटरसिटी ट्रैवल टाइम कम हो सकती है। लेकिन भारत में रेलवेज का काम सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं है। रेलवेज का एक बड़ा रेवेन्यू फ्रेट यानी माल ट्रांसपोर्ट करने से भी आता है। कोल, सीमेंट, स्टील, फूड ग्रेन्स, ये सब रेल से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है। इस साल के बजट में वेस्ट बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बनाने का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इस कॉरिडोर से कार्गो देश के हर कोने तक एफिशिएंटली पहुंच पाएगा। इससे सरकार उम्मीद कर रही है कि कंपनियां लॉजिस्टिक्स के लिए सड़क नहीं बल्कि रेल का उपयोग करेंगी। आज के दिन भारत के टोटल फ्रेट ट्रांसपोर्ट में रेल का शेयर सिर्फ 27% है और सरकार इसे फाइनेंशियल ईयर 28 तक 40% ले जाना चाहती है। पर इस टारगेट को हासिल करने के लिए हमें अपना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। नए रेलवे ट्रैक्स लगाने पड़ेंगे, नए डब्बे बनाने पड़ेंगे, और ये भारत के रेलवे वैगन कंपनीज के लिए फायदेमंद हो सकता है जो ये डब्बे बनाते हैं। लेकिन जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतना बड़ा रिस्क भी है। रेलवे सेक्टर साइक्लिकल होता है, मार्जिन्स कैप्ड होते हैं और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस पूरे सेक्टर को खतरे में डाल सकता है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे में भारत के रेलवे वैगन कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी और रिस्क को कैसे टैकल कर रहे हैं। वेलकम बैक टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम इंडिया के रेलवे सेक्टर को डिटेल में समझेंगे। वीडियो के 2 सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट 1 में हम इंडियन रेलवेज का बिजनेस मॉडल समझेंगे। इससे हमें समझ आएगा कि अभी रेल का शेयर ओवरऑल फ्रेट ट्रांसपोर्ट में इतना कम क्यों है। फिर सेगमेंट 2 में हम रेलवे वैगन कंपनीज के बिजनेस को समझेंगे और उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। ये भी समझेंगे कि कैसे कंपनीज अलग अलग स्ट्रैटेजीज से मार्जिन एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू समझ लेते हैं ताकि समझ आए कि अल्टीमेटली इंडियन रेलवेज वैल्यू कैसे क्रिएट करता है। इंडिया के रेलवे ट्रैक्स पे 2 चीजें ट्रैवल करती हैं, लोग और माल। लोग ट्रैवल करते हैं तो टिकट का दाम, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह देते हैं, और माल ट्रैवल करता है तो कंपनीज उसका भाड़ा यानी फ्रेट चार्जेस देते हैं। फ्रेट से रेलवेज अपने टोटल रेवेन्यू का 70% कमाती है और पैसेंजर से 30%। देखो, इंडियन रेलवे का मेन काम पैसे बनाना नहीं है, उसका काम लोगों को देश के अलग अलग कोने का एक्सेस देना है। इसीलिए आज भी रेलवे का पैसेंजर सेगमेंट लॉस मेकिंग है। रेलवेज ट्रेन चलाने के कॉस्ट को पैसेंजर फी से रिकवर नहीं कर पाता है। हमारे करंट रेलवे मिनिस्टर के हिसाब से अगर एक पैसेंजर जर्नी का कॉस्ट ऑफ सर्विस 100 रुपीज़ है तो उसमें से इंडियन रेलवेज सिर्फ 55 रुपीज़ ही रिकवर कर पाता है। हमने जब इंडियन रेलवेज के फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स देखे तो हमें भी ऐसा ही ट्रेंड दिखा। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडियन रेलवेज ने नॉन सबर्बन इंडिया में लगभग 94,600 करोड़ किलोमीटर्स कवर किया और 67,800 करोड़ कमाया, यानी ओवरऑल एवरेज रेट पर पैसेंजर किलोमीटर सिर्फ 72 पैसे था। सबर्ब्स में ये नंबर और भी कम था, अराउंड 24 पैसे पर पैसेंजर किलोमीटर। इतने कम रेट्स में तो प्रैक्टिकली काम चला पाना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पैसेंजर सेगमेंट के लॉस की भरपाई करने के लिए इंडियन रेलवेज फ्रेट रेट्स हाई रखती है, और हाई फ्रेट रेट्स के वजह से कंपनीज रेल ट्रांसपोर्ट के बजाय रोड ट्रांसपोर्ट यूज करती है। शायद इसीलिए आज भी भारत का लगभग 65% फ्रेट रोडवेज से जाता है और सिर्फ 27% रेल से। लेकिन अब गवर्नमेंट इस मिक्स को बदलना चाहती है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक गवर्नमेंट फ्रेट ट्रांसपोर्ट में रेल का कंट्रीब्यूशन 40% तक लेके जाना चाहती है, और इसके लिए 2 मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एक तरफ पैसेंजर टिकट्स के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केपेक्स किया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है रेलवे सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे। अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ वैगन कंपनीज का बिजनेस समझते हैं। वैगन डिमांड की बात करें तो हमें इसके 3 मेजर डिमांड ड्राइवर्स समझ आए। पहला, बल्क कमोडिटी मूवमेंट, यानी
कोल, आयरन ओर, स्टील, ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, इनफैक्ट फूड भी। दूसरा डिमांड ड्राइवर फ्रेट कैपेसिटी प्लानिंग, ये रेलवे मिनिस्ट्री करती है। ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सालों में कितना माल ढोना है और उसके लिए कितने नए वैगन्स ऐड करने पड़ेंगे। नेशनल रेल प्लान के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 30 तक हमारा फ्रेट वॉल्यूम का टारगेट लगभग 300 करोड़ टन्स है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में फ्रेट वॉल्यूम सिर्फ 160 करोड़ टन्स था। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें और वैगन्स की नीड होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट डिमांड ड्राइवर है एग्जिस्टिंग वैगन फ्लीट की एज और यूटिलाइजेशन। जैसे जैसे वैगन्स पुराने होते हैं वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं एंड फाइनली उन्हें चेंज करना पड़ता है। तो वैगन की एज और उनका यूजेज डिटरमाइन करता है कि ये रिप्लेसमेंट डिमांड कब तक आएगा। बढ़ते वैगन डिमांड की वजह से फाइनेंशियल ईयर 25 में हमने रिकॉर्ड हाई वैगन्स लगभग 42,000 वैगन्स प्रोड्यूस किया था। ये एक 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था और पिछले 20 सालों का हाईएस्ट नंबर था। अब ये तो हो गई डिमांड की बात। अब ना वैगन कंपनीज के एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी समझते हैं कि ये अपने ऑर्डर्स वगैरह को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इंडिया के रेलवे सेक्टर में इंडियन रेलवेज इकलौती बायर है। इस सिचुएशन को मोनोप्सनी कहते हैं टेक्निकली। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एक बड़ा बायर होता है और बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं जो इसी बायर को केटर करते हैं। आज के दिन वैगन्स का लगभग 74% डिमांड इंडियन रेलवे से आता है, बाकी 26% प्राइवेट प्लेयर से आता है। पहले ये 74% वाला डिमांड समझ लेते हैं, फिर 26% भी देखेंगे। वैगन्स प्रोक्योर करने के लिए इंडियन रेलवे बोर्ड टेंडर्स फ्लोट करता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडियन रेलवेज ने 72,000 वैगन्स का रिकॉर्ड हाई टेंडर निकाला था, लेकिन टेंडर में पार्टिसिपेट करना इतना इजी नहीं होता। वैगन मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी क्रिटिकल बिजनेस है, इसीलिए सिर्फ RDSO अप्रूव्ड कंपनीज ही बिड कर सकती हैं। RDSO मतलब रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। व्हील सेट्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स, मेटालर्जी, हर कंपोनेंट के लिए स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं। इसीलिए इस सेक्टर में सिर्फ कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ही डोमिनेट करते हैं और यहाँ मैन्युफैक्चरर्स प्राइस टेकर्स होते हैं। ऑर्डर्स लोएस्ट एलिजिबल बिडर्स को एलोकेट होते हैं और क्वांटिटी मल्टीपल वेंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है ताकि इंडियन रेलवेज के लिए सप्लाई रिस्क कम हो। और यही वैगन मैन्युफैक्चरर्स का 74% डिमांड ड्राइव करते हैं। वैगन्स का 26% डिमांड प्राइवेट कंपनीज से आता है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट या टाटा स्टील, जिनको कमोडिटी मूवमेंट के लिए वैगन्स चाहिए होता है। प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स जैसे अदानी लॉजिस्टिक्स और डीपी वर्ल्ड भी कंटेनर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए वैगन्स ओन और लीज करते हैं। प्राइवेट वैगन ओनरशिप के केस में भी वैगन्स इंडियन रेलवेज के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और उनको इंडियन रेलवेज के नेटवर्क पर ही चलना पड़ता है और ऑपरेशनल कंट्रोल भी इंडियन रेलवेज के पास ही रहता है। तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर ने वैगन खरीदा हो या लीज लिया हो, जो कि अभी एक इंटरेस्टिंग मॉडल चल रखा है, तो भी वो सब कुछ इंडियन रेलवेज के कंट्रोल में होगा, इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलेगा और उनके ही ऑपरेशनल कंट्रोल में रहेगा। इंडियन रेलवेज के इस डोमिनेंस की वजह से वैगन सेक्टर बहुत ही साइक्लिकल है। वैगन्स का डिमांड सिर्फ गवर्नमेंट केपेक्स पे नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। हाल ही में बढ़ते डिमांड को देख के वैगन मैन्युफैक्चरर्स कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। जहां फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच 35,000 to 40,000 वैगन्स का टोटल कैपेसिटी था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में 50 to 55,000 वैगन्स का कैपेसिटी बन गया। बढ़ता वैगन डिमांड कंपनीज के ऑर्डर बुक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जब इंडियन रेलवेज के वैगन टेंडर में स्पाइक आया, तब कंपनीज के ऑर्डर बुक्स भी इन्फ्लेट हो गए। अब ये रेवेन्यू में भी ट्रांसलेट हो रहे हैं धीरे धीरे। फाइनेंशियल ईयर 25 में टीटागढ़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 3900 करोड़ था, जुपिटर वैगन्स का 3600 करोड़ और टेक्समैको रेल का 5100 करोड़। इंटरेस्टिंगली ये तीनों कंपनीज के हेडक्वार्टर्स कोलकाता में हैं। ये तो हुआ रेवेन्यू साइड, जो कि कुछ हद तक कंपनी के कंट्रोल से बाहर है। कॉस्ट की बात करें तो वैगन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, लगभग 75 to 85% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर हम कॉस्ट ब्रेकअप देखें तो स्टील लगभग 35% ऑफ टोटल कॉस्ट है। एक्सल्स, व्हील्स और सस्पेंशन सिस्टम्स भी 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। रिमेनिंग 30% में कपलर्स, ब्रेक सिस्टम्स, पेंटिंग, असेंबली और टेस्टिंग कॉस्ट्स आते हैं। सारे कॉस्ट्स के बाद पैट मार्जिन कुछ 7 to 9% बचता है। अब क्योंकि स्टील, एक्सल्स और व्हील्स ही 70% ऑफ द कॉस्ट होता है, कंपनीज इन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। स्टील के लिए कंपनीज लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं
और बल्क प्रोक्योरमेंट भी करते हैं ताकि सप्लाई बरकरार रहे। एक्सल्स और व्हील्स के लिए कंपनीज अब व्हील सेट्स में बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। वैगन मैन्युफैक्चरिंग के लिए व्हील सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आज तक इंडियन रेलवेज का ही एक प्रोडक्शन यूनिट रेल व्हील फैक्ट्री कंपनीज को व्हील सेट सप्लाई करता आया है और रेल व्हील फैक्ट्री चाइना, रशिया, यूक्रेन, यूके और जापान जैसे कंट्रीज से फोर्स्ड व्हील्स इंपोर्ट करता है और व्हील सेट्स बनाता है। लेकिन हाल ही में बढ़ते वैगन डिमांड की वजह से इंडस्ट्री में व्हील सेट शॉर्टेज आ गया है और इसका असर मेजर प्लेयर्स के वैगन प्रोडक्शन पे पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर वैगन्स ने फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ में लगभग 4000 रेलवे वैगन्स बनाया था, लेकिन फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में यह नंबर ऑलमोस्ट आधा हो गया, यानी 2400 वैगन्स। लोअर प्रोडक्शन मतलब लोअर रेवेन्यू। एक वैगन लगभग 30 to 40 लाख का बिकता है, तो 1600 कम वैगन्स प्रोड्यूस करने से जुपिटर वैगन्स को हाफ वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 480 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है। टीटागढ़ रेल का भी वैगन प्रोडक्शन हाफ वन फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 26% गिरा है, फ्रॉम 4700 वैगन्स इन हाफ वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 टू 3500 वैगन्स इन हाफ वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। इस शॉर्टेज को भरने के लिए अब प्राइवेट वैगन कंपनीज को भी व्हील सेट्स मैन्युफैक्चर करने की परमिशन मिल गई है और कंपनीज अब बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि ये वाली प्रॉब्लम दोबारा ना आए। फॉर एग्जाम्पल, टीटागढ़ रेल ने रामकृष्ण फोर्जिंग्स के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है। ये जॉइंट वेंचर चेन्नई में व्हील्स प्रोड्यूस करेगी और Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। इसके पहले भी मार्च 24 में जुपिटर वैगन्स ने बोनाट्रंस इंडिया नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया था फॉर 271 करोड़। ये कंपनी व्हील सेट्स बनाती है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 में व्हील सेट्स के लिए 2500 करोड़ का केपेक्स करेगी। इससे कंपनी एनुअली 1 लाख व्हील सेट्स प्रोड्यूस कर पाएगी। और सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशन ही नहीं, जुपिटर वैगन्स व्हील सेट्स को बेचकर बेटर मार्जिन्स भी कमा सकते हैं। वैगन सेक्टर में हम मार्जिन्स को दो तरीके से समझ सकते हैं, कस्टमर मिक्स के हिसाब से और प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से। कस्टमर मिक्स तो हमने देख लिया, समझ लिया, 74% इंडियन रेलवेज से है और 26% प्राइवेट कंपनी से है। इंडियन रेलवेज के केस में वैगन मैन्युफैक्चरर्स प्राइस टेकर्स होते हैं, ऑर्डर्स का वॉल्यूम बड़ा होता है और मार्जिन्स कम होते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के ऑर्डर्स छोटे होते हैं और कस्टमाइजेशन ज़्यादा होते हैं, तो वैगन मैन्युफैक्चरर्स के पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर होती है और वो 10 से 15% ज़्यादा मार्जिन्स कमा पाते हैं फ्रॉम प्राइवेट कस्टमर्स। जुपिटर वैगन्स के मैनेजमेंट ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में बताया कि अभी कंपनी का 60% रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से आता है और 40% रेलवे से। टीटागढ़ रेल भी इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाह रहा है। उन्होंने हाल ही में वैगन लीजिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। इससे प्राइवेट सेक्टर कस्टमर्स को वैगन बाई नहीं करना पड़ेगा, वो टीटागढ़ से वैगन रेंट या लीज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कस्टमर सेगमेंट वाइज मार्जिन्स देखें तो प्राइवेट में ज्यादा मार्जिन्स हैं और गवर्नमेंट में कम। अब प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से मार्जिन्स देखें तो हमें दो ब्रॉड कैटेगरीज समझ आते हैं, फ्रेट वैगन और पैसेंजर रेल वैगन। फ्रेट वैगन्स का यूज ज्यादातर बल्क कमोडिटीज के लिए होता है, इसीलिए ये थोड़े स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इसमें सिर्फ माल भर के भेजना है। लेकिन पैसेंजर रेल वैगन्स में कॉम्प्लेक्सिटी और वैल्यू एडिशन ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ऑटोमेटिक डोर्स, फायर सेफ्टी सिस्टम्स, पैसेंजर सीट्स, ये सब बनाना पड़ता है। और अभी तो जो वंदे भारत ट्रेन्स वगैरह बन रहे हैं उनका आपने इंटीरियर्स देखा होगा, बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड में ट्रेन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी मार्जिन ज्यादा होते हैं और वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए पैसेंजर सेगमेंट में 20 to 30% इबिड्डा मार्जिन होता है एज कंपेयर टू 10 to 12% इबिड्डा मार्जिन फॉर फ्रेट वैगन्स। और तो और पैसेंजर सेगमेंट में कंपनीज 15 से 20 साल तक रिकरिंग एएमसी फी भी चार्ज कर सकती है। तो बस कंपनीज अब अपना कस्टमर और प्रोडक्ट मिक्स हायर मार्जिन के लिए ऑप्टिमाइज कर रही हैं। जैसे टीटागढ़ पैसेंजर रेल सेगमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। टीटागढ़ का फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 89% रेवेन्यू फ्रेट वैगन से आता था, वही 10-12% मार्जिन वाला प्रोडक्ट। लेकिन मिड 2025 में कंपनी के ऑर्डर बुक का 62% कॉन्ट्रीब्यूशन पैसेंजर रेल सेगमेंट का था। तो फ्यूचर में पैसेंजर रेल का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए टीटागढ़ पैसेंजर सेगमेंट में केपेक्स भी कर रहा है। अगले 2 सालों में कंपनी 1000 करोड़ का केपेक्स करेगी, जिससे वो मेट्रो ट्रेन कोचेस और प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाएगी। टीटागढ़ ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 के एनुअल रिपोर्ट में भी बताया कि कंपनी अगले 4 से 5 सालों में पैसेंजर रेल सेगमेंट से 50 to 60% रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। जुपिटर वैगन्स भी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक
कंपनी का 50% रेवेन्यू नॉन वैगन सेगमेंट से आने की उम्मीद है, जैसे व्हील्स, ब्रेक्स, कंटेनर्स और इलेक्ट्रिक ट्रक बॉडीज। ये सारे ही हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जुपिटर वैगन्स जो टीटागढ़ का कॉम्पिटिटर है, वो पैसेंजर सेगमेंट के लिए सिर्फ कंपोनेंट्स बनाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर करने का प्लान कर रहा है। और क्योंकि कंपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों पे फोकस कर रही है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए हायर मार्जिन्स का गाइडेंस भी दिया है। ऑल इन ऑल इस सेक्टर के मार्जिन्स को समराइज करूं तो ये टेबल देखो। जब हम कस्टमर मिक्स देखते हैं तो प्राइवेट कंपनीज में इंडियन रेलवेज के मुकाबले ज्यादा मार्जिन्स होता है, और जब हम प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं तो पैसेंजर रेल और कंपोनेंट्स में फ्रेट वैगन से ज्यादा मार्जिन्स होते हैं, और कंपनीज धीरे धीरे हायर मार्जिन वाले सेगमेंट्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस सेक्टर में कितने सारे रिस्क हैं, आपको खुद ही समझ आ रहा होगा। ये सेक्टर साइक्लिकल है, मार्जिन्स अक्सर कैप्ड हैं, और कंपोनेंट शॉर्टेजेस पूरे सेक्टर को खतरे में डाल देता है। साथ ही एक और बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क है जो थोड़ा ऑब्वियस भी है, इंडियन रेलवेज का कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जैसा मैंने बताया, वैगन्स का लगभग 74% डिमांड इंडियन रेलवेज से आता है। हाँ, अभी इन कंपनीज की रेवेन्यू विजिबिलिटी हाई है, बट फ्यूचर का पता नहीं। जुपिटर वैगन्स और टीटागढ़ रेल दोनों ने अपने कॉनकॉल ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन किया है कि अब इंडियन रेलवेज से बड़े ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? रेलवे क्यों नहीं ऑर्डर दे रहा? इसका कारण व्हील सेट शॉर्टेज और एग्जिस्टिंग ऑर्डर लाइनअप माना जा रहा है। कंपनीज को उम्मीद है कि फाइनेंशियल 27 में नए ऑर्डर्स आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो इस रिस्क को मिटिगेट करना जरूरी हो गया है। इसलिए अब कंपनीज रेलवेज के बाहर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। काम तो गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, बट और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीटागढ़ रेल ने हाल ही में शिप बिल्डिंग में डबल डाउन करना स्टार्ट किया है। वैसे तो कंपनी 2018 से ही शिपिंग वेसल्स बना रही है, लेकिन 2025 से कंपनी स्पेस में अग्रेसिवली डाइवर्सिफाई कर रही है। साथ ही कंपनी ब्रिजेस और डिफेंस में भी डाइवर्सिफाई कर रही है। Q1 फाइनेंशियल 26 में कंपनी के एमडी उमेश चौधरी ने कहा कि टीटागढ़ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हट के टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ जा रही है बाय इन्वेस्टिंग इन डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड R&D। जुपिटर वैगन्स की बात करें तो कंपनी ईवीज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS में एक्सपैंड कर रही है। हमने BESS पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप BESS सेक्टर अगर समझना चाहते हो तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जुपिटर वैगन्स फाइनेंशियल ईयर 26 में EV सेगमेंट से 100 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए उन्होंने 200 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। टेक्समैको भी डिफेंस और एक्सपोर्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको आगे का डिमांड जो बन रहा है रेलवे सेक्टर में, उसका एक एस्पेक्ट जो कि वैगन्स है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फटाफट समराइज कर देता हूँ। वैगन्स का मेजर डिमांड इंडियन रेलवे से आता है, जो मोस्टली रेलवे केपेक्स, फ्रेट मूवमेंट और एग्जिस्टिंग फ्लीट की यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। सप्लाई साइड पे जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल और टेक्समैको बड़े प्लेयर्स हैं। यहाँ भी इंडियन रेलवेज वाले प्रोजेक्ट्स के मार्जिन्स कैप्ड होते हैं, तो मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए कंपनीज अपना कस्टमर मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। कस्टमर साइड पे कंपनीज प्राइवेट ऑर्डर्स पे फोकस कर रहे हैं, और प्रोडक्ट साइड में पैसेंजर रेल वैगन्स और कंपोनेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। साथ ही इंडियन रेलवेज पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए कंपनीज डिफेंस, शिप बिल्डिंग, BESS और EV ये सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, रेलवे का बढ़ता केपेक्स सिर्फ रेलवे रिलेटेड कंपनीज ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट और फास्ट हो गया तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP काफी कम हो जाएगा, और हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। इसका असर हमें होपफुली ग्राउंड पे भी देखने मिलेगा, हमारे डेली ट्रैवल में, स्टेशंस के एक्सपीरियंस में, ट्रेन्स की रिलायबिलिटी में और क्लीनलीनेस में भी। अगर आपने हाल ही में इंडियन रेलवेज यूज किया है, कोई ट्रेन में गए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।